नमस्कार मित्रों, मैं रत्ना सिंह आज आप लोगों के समक्ष अपनी एक स्वरचित कहानी कुर्सी लेकर पेश हूँ। आशा करती हूँ ये कहानी आप सबको पसंद आएगी। ये मेरा सौभाग्य होगा। आइए सुनते हैं कहानी कुर्सी। अभी पुराने जख्म भरे भी नहीं थे, जिंदगी ने दूसरा मोड़ ले लिया। ऐसा मोड़ जिसके लिए मोड़ शब्द कहना बहुत गलत होगा, लेकिन क्या करूं, मुझे सही शब्द नहीं सूझ रहे और समझ ही नहीं आ रहा कि मैं किन शब्दों का प्रयोग करूं। आज सवेरे से चारों तरफ एक ही चर्चा हो रही, बहुत बुरा हुआ। ऐसा तो दुश्मन के साथ भी नहीं होना चाहिए। इस घटना ने तो मुझे एकदम स्तब्ध कर दिया है। और मुझे ही क्या, हर एक देखने सुनने वाला जिसके अंदर थोड़ी सी भी इंसानियत होगी वो स्तब्ध हो जाएगा। प्लास्टिक की कुर्सी पर बैठे बैठे मैंने अपने पैरों को एकदम सिकोड़ लिया और ऐसा लगा कि मैं एकदम जम गई हूँ। माँ ने बताया कि रीमा के साथ। उसके आगे उनके गले से आवाज़ ही नहीं निकली। उनका स्वर भिज गया। रीमा हमारे घर के सामने वाली गली में रहती है। अभी उसकी ज़्यादा उम्र नहीं, बस 13 साल की तो है। 13 साल भी कोई उम्र होती है भला? मैंने देखा था अक्सर उसके बाबा उसे साइकिल पर घुमाया करते और अब तो वह खुद अपनी छोटी सी साइकिल लेकर दौड़ाया करती। बाबा की साइकिल पुरानी हो गई, शरीर भी अब शिथिल हो गया था। वो अपनी माँ के साथ काम पर भी जाती थी। उसकी माँ मीना गांव के ही प्रधान जी के यहाँ काम करती थी और पिता घर में बैठा दारू पीता। माँ कमा कर लाती, वो घर में बैठकर खाता। अगर मीना कुछ बोल दे तो 2-4 लातें उस पर पड़ जाती। एक दिन 13 साल की रीमा रात के अंधेरे में दर्द से कराह रही थी तो उसकी माँ उसे अस्पताल ले गई। वहाँ पता चला कि वो प्रेग्नेंट है। ये सुनकर वो स्तब्ध रह गई। उसने आकर मुझे बताया तो मैंने उसे पुलिस में रिपोर्ट लिखवाने और रीमा से ठीक ठीक पूछने के लिए कहा। वो गई भी थी पुलिस में रिपोर्ट लिखवाने, लेकिन उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो किसके ऊपर रिपोर्ट लिखवाए। पुलिस वालों ने भी ऐसे ही कागज़ पर स्याही चला दी और कह दिया कि हम तहकीकात करेंगे। सुबह एक पुलिस वाला आया और बच्ची से कुछ सवाल पूछकर फ़र्ज़ अदायगी करके चला गया। कई दिन बीत गए तो मीना फिर पुलिस स्टेशन गई तो साहब ने पान चबाकर मुस्कराते हुए कहा कि अरे कुछ पैसे वैसे ले लो, जिसके ऊपर तुम्हारा शक हो केस को यहीं ख़त्म करो, नहीं कहो तो हम दिलवा देते हैं। लेकिन उसने गुस्से में जवाब दिया कि हम ऐसे बैठने वाले नहीं साहब, ऊपर तक जाएंगे, ऊपर तक। साहब ने धीमी आवाज़ में कहा, ठीक है, हम तो ऐसे ही मजाक कर रहे थे, हम तहकीकात कर रहे हैं। आपको मजाक सूझ रहा है? मेरी बेटी की ज़िंदगी बर्बाद हो गई है, जिसे ये भी नहीं मालूम कि ये सब होता क्या है। मैं किसी को भी नहीं छोड़ूंगी। साहब ने कहा, ठीक है, 5,000 रुपये लेकर कल आ जाना, हम इस केस की जांच नए तरीके से शुरू करेंगे। मीना ने बहुत गिड़गिड़ाया, साहब हम गरीब आदमी, इतने पैसे कहाँ से लाऊंगी। साहब ने आवाज़ को तेज करते हुए कहा, इसलिए तो कह रहा हूँ कि पैसे ले और केस को यहीं ख़त्म कर। सो तो सुनती नहीं, अपनी लगाए जा रही है, चल भाग यहाँ से। मीना अपने शिथिल कदमों से लौट आई। खुदा का लाख लाख शुक्र था कि ये बात उसने मुझे आकर बताई। अगले दिन मैं गई उसके साथ और साहब से पूछा कि क्या बात है, आपने तहकीकात करने से
मना क्यों किया? क्या कारण है? मैं आपके खिलाफ भी शिकायत करूँगी। आप लोग भेड़िया धसान की तरह काम करते हैं, ऊपर से डींग हाँकते रहते हैं। मैं अभी मीडिया वालों के सामने इससे कहलवाती हूँ कि आपने पैसे मांगे तहकीकात करने के लिए। सरकारी तनख्वाह से पेट नहीं भरता क्या? मैडम बैठिए ना। उधर से बड़े ही मुलायम स्वर में आवाज़ आई। मैंने कहा मेरे पास इतना समय नहीं, आप अपना काम पूरा कीजिए। खैर तहकीकात हुई और आरोपी पकड़ा गया। लेकिन आश्चर्य की बात ये कि आरोपी कोई और नहीं जिसके घर मीना काम करने जाती, मतलब ये कि प्रधान जी का बेटा ही था। दूसरे दिन वो हिम्मत जुटाकर काम पर गई तो प्रधान जी ने उसे धक्के मारते हुए, हरामजादी, तूने यहाँ आने की हिम्मत भी कैसे की? मैं जानती हूँ कि आप सब यही सोच रहे होंगे कि सच में जिसकी बेटी के साथ ऐसा हो जाए वो वापस उसी घर के दरवाजे पर कैसे जा सकती है। लेकिन क्या करें, ये पापी पेट जो ना करवाए। कुछ दिनों के बाद आरोपी जेल से बाहर आकर मूंछों पर ताव देकर घूमता फिर रहा था। जब देखो तब मीना और उसके परिवार को तबाह करने की बात करता। एक दिन प्रधान जी और उनके बेटे ने भुड़कते हुए कहा, अगर तुझे यहाँ रहना है और काम चाहिए तो केस वापस ले ले। वो मेरे पास भी आई, मुझसे कहने लगी, बताइए क्या करूँ। मैंने उसको थोड़ी सी दिलासा देते हुए कहा, ठीक है, मैं तुम्हारे काम का कुछ प्रबंध करती हूँ। मैंने सोचा कि अपनी सहेली के यहाँ कोई काम दिलवा देती। अपने घर में कोई काम नहीं दे सकी। मैं भी मध्यम वर्ग के परिवार की एक लड़की थी। सहेली को फ़ोन लगाया तो उधर से आवाज़ आई, सॉरी। मैंने पूछा क्या हुआ? उसने बताया कि उसके पापा की मृत्यु हो गई है, अभी वो बात नहीं करेगी। मैंने भी फ़ोन रख दिया। मतलब ये कि मैं उसको काम नहीं दिलवा पाई और आखिर में उसने हार मानकर केस वापस ले लिया और उन्हीं के यहाँ काम करने लगी। दिन सरकते जा रहे थे। ज़्यादा दिन हुए भी नहीं, मात्र 1 साल ही हुआ कि वही घटना फिर से। लेकिन ये सिर्फ घटना ही नहीं, हम सबको शर्मसार करने वाली, हमारी मानवता को झकझोर देने वाली घटना थी। उसे क्या पता कि उसकी ज़िंदगी इतनी छोटी होगी कि वह बड़ी होकर इस दुनिया को अपनी आँखों से देख भी नहीं पाएगी। लेकिन क्या कह सकते हैं, ज़िंदगी से खेलने वाले ऐसे दुश्मनों को, जिन्हें शायद ज़िंदगी का तभी एहसास होगा जब उनके साथ भी वैसा होगा। खून से लथपथ रीमा चिल्लाए जा रही थी, भैया मुझे छोड़ दीजिए, मत मारिए, मैं मरना नहीं चाहती, मैं अभी जीना चाहती हूँ। मुझे बड़ा होकर कुछ करना है। मैं इतनी छोटी ज़रूर हूँ, लेकिन मैंने अभी से बहुत सारे सपने संजोए हैं, प्लीज़ मुझे मत मारिए। जब तक सब लोग वहाँ पहुँचते तब तक उसकी ज़िंदगी ख़त्म हो गई थी। उसको ज़िंदा जला दिया गया। अखबार वाले आए, दनादन फ़ोटो खींचकर भी ले गए। उसकी ज़िंदगी तो उन कागज़ के टुकड़ों में सिमट कर रह गई जो 1-2 दिन के बाद रद्दी की टोकरी में जा गिरेंगे। एक मंत्री महोदय भी आए और बोलकर चले गए, जल्द ही कार्रवाई की जाएगी। और लो ये चेक दे दो, जितने पैसे चाहिए बता दे दिए जाएंगे और जल्द ही तहकीकात की जाएगी। रीमा की माँ के सामने वो चेक पड़ा था। दूसरी तरफ उसकी बेटी की ज़िंदगी जो अब एक राख का ढेर बन गई थी। अगले दिन टीवी पर बैठकर बड़ी बड़ी बातों के शुमार पेश किए गए। शाम को कैंडल मार्च भी निकाला गया।